ईटीवी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं ले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन श्री दोरजे लागरुक सर और फॉर्मर एमएलए नुब्रा नीलदा नमग्याल सर। दोनों को हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर। सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी, आर्टिकल 370 हटने के बाद ऐसा क्या हालात बने जिनके वजह से एपेक्स और केडीए को फॉर्म होना पड़ा सर? 370 के हटने से ये हुआ कि जो हमें सेफ गार्ड मिला हुआ था 370 और 35A की वजह से वो रहा नहीं है। तो उसके बदले में हमारा जो डिमांड था वो सेफ गार्ड के बारे में 6 शेड्यूल वो मिला नहीं, तो इसलिए हमें ये मूवमेंट चलाना पड़ा। जी सर। दिलदन सर, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोरजे साहब, इसमें और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। 370 जब 370 की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष अक्रॉस द ग्लोब दुनिया को ये नजर आता है, सिर्फ कश्मीरी नजर आता है। उसके बिहाइंड में उसके पीछे जो लद्दाख का जो हिस्ट्री है, बिफोर 1947 लद्दाख यूज्ड टू बी अंडर द नमग्याल डायनेस्टी, हम एक सेपरेट किंगडम भी था। फिर उसके बाद हम डोगरा रूल में चले गए। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ 1947 में, तो वजूद और इतिहास का काफी कनेक्शन होता है। तो किसी भी सरकार ने लद्दाख का कंसेंट और एप्रीहेंशन और एस्पिरेशन को कभी जानने की कोशिश नहीं की कि लद्दाख क्या चाहते हैं। तो हम तो एक भूटान भी बन सकते थे, लेकिन हमने भारत सरकार पर पूरा भरोसा किया, अभी भी है, ऑनेस्टी मेंटेन किया। शायद या इतिहास में हम इनोसेंट रहा, हम सीधे साधे रहे, लेकिन हम बेवकूफ नहीं थे क्योंकि हमने भारत सरकार के ऊपर पूरा भरोसा किया था। तो मैं आज की तारीख में ये मानता हूँ कि वी आर जस्ट अ सैंडविच बिटवीन द कश्मीर इशू लद्दाख को, और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में भी हम सीधे तौर से भारत सरकार के ऊपर विश्वास करके चले गए थे। जी दोरजे साहब से फिर मैं ये पूछना चाहूंगी, 27 मई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हमारा बातचीत होने वाला है सर। उसमें जो है 4 पॉइंट एजेंडा है, और आपके लिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट कौन सा रहेगा सर? नहीं, जरूरी तो सब है। एक्चुअली जो बीच में टॉक्स 2 महीने का टॉक्स हुआ नहीं है, तो काफ़ी लंबा गैप रहा है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से ये उनसे रिक्वेस्ट किया था कि दो दिन कंटिन्यूसली टॉक हो जाए, और 2 बार हमने होम मिनिस्ट्री को लिख के भी दिया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। तो इससे लगता है कि वो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लगता है, अर्जेंसी उनमें दिखाई नहीं देता है। तो हमारे लिए ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ का जो मसला था, उसको गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम जल्दी करके पहले इसको सुलझाएंगे। तो हमने गवर्नमेंट का बात मान के हमने इसको पहले टेकअप किया था, हालांकि ये हमारे 3 नंबर पर था। तो हम उम्मीद करेंगे कि एक तो जो हमने 2 दिन का हमने टॉक की बात की थी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था, उसको गवर्नमेंट फिर उसमें सोचे और 2 दिन टॉक्स हो तो कुछ मीनिंगफुल रहेगा। फिर हम एम्प्लॉयमेंट वाला जल्दी से 1 दिन में या आधे दिन में उसको सॉल्व करके, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो फिर मेन मुद्दे पर आए, स्टेटहुड और जो हमारा 6 शेड्यूल का मसला है, वो हमारा मेन मुद्दा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बाद में हम खुद कर सकते हैं। जब हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर आएगा, अगर ऐसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं वो हम खुद कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए हर एक मसला जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सारा जो हमारा डिमांड है वो ज़रूरी है हमारे लिए। दिलदन सर से मैं ये पूछना चाहूँगी, हम बार बार ये कह चुके हैं कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड लद्दाख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों डिमांड्स रीजन के लिए कितना ज़रूरी है सर? देखिए, मैं दोरजे साहब से काफ़ी एग्री करता हूँ। लद्दाख में कोई अलग चीज़ नहीं मांगा है, हमने कोई आज़ादी नहीं मांगा है, हमने वही मांगा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। तो आर्टिकल 242 के उसमें सेक्शन में वो है 6 शेड्यूल इज अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो आर्टिकल 3 के तहत भी स्टेटहुड हम वही डिमांड कर रहा है। तो प्रोवाइडेड दैट एक चीज़ ये बोलना ज़रूर चाहता हूँ कि
एज ऑफ नाउ लद्दाख के सेटअप में जो हिल काउंसिल है विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका लेजिस्लेटिव पावर है नहीं, एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके साथ जितना भी हुआ है वो तारीख गवाह है। सो हम ये चाहते हैं कि हमने कोई लोग एक नैरेटिव ये भी सेट करते हैं कि लद्दाख का क्या मांग रहे, कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल ही नहीं है ऐसे कुछ नैरेटिव भी सेट करते हैं कई लोग। तो हम तो वही मांग रहे हैं जो अवेलेबल है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जैसे कि जिस तरीके से ग्रेजुअली इवेंचुअली जम्मू एंड कश्मीर को अभी यूटी विद लेजिस्लेचर दिया है, तो मेरे ख्याल में सिक्किम जैसे खित्ते को 32 MLA के कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वो लेजिस्लेचर दे सकता है, तो व्हाई नॉट लद्दाख बीइंग अ स्ट्रेटेजिक एरिया एज वेल। जी दोरजे साहब से फिर मैं ये पूछना चाहूंगी, MHA के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है सर, तो क्या आप बता सकते हैं कि अब तक कौन कौन से वादे या फैसले फाइनल हुए हैं सर? जी हाँ, इसका जवाब देने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अभी दलदन साहब ने जो बात की और एक दो बातें कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जब 1947 में जब भारत ब्रिटिश से अलग हुआ, आज़ादी मिली भारत को, तो उस वक्त खासकर कश्मीर वैली में उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उनके वो कहते हैं, तो प्लेबिसाइट का मांग कर रहे थे। उस वक्त लद्दाखियों ने अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को यूज़ करते हुए आज़ाद भारत के साथ, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इंडिया के साथ जाने के लिए फैसला किया था। तो ये मन में रखना बहुत ज़रूरी है। और हमने भारत के साथ जाने का इसलिए फैसला किया था कि भारत एक सेक्युलर कंट्री बन रहा था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और डेमोक्रेसी के लिए ही हमने भारत को चुना था। हमने अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट मेमोरेंडम्स के ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या उस वक्त जो भी कहीं भी बोलना ज़रूरी था, सब जगह हमने ये बोला था। तो ये बात मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। जी तो MHA के साथ कई सारी बातचीत हो चुकी थी सर। हाँ, तो जी तो उसमें किन किन चीज़ों को लेके फाइनल हुआ है ऐसा? उसमें अभी तक जो कुछ चीज़ें जो हुआ है वो एक तो LRC का है, वो एक अच्छी चीज़ हुआ था। हमने तो शुरू से ही कहा था कि LRC होना चाहिए, तो वो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उपलब्धि है दिखाने के लिए। और थोड़ा बहुत बात हुआ है एम्प्लॉयमेंट से जो रिलेटेड जो भी बातें हैं, लेकिन वो बिल्कुल वो फाइनल हुआ नहीं है। तो अभी ये हम देखते हैं कि हम डोमिसाइल के ऊपर अटका हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को मान लेता है तो हम समझ लेते हैं ऑलमोस्ट 90% या 95% फिर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो मसले हैं वो हल हो जाता है। तो हमें फिर जल्दी जो हमारे मेन मुद्दे हैं उस पर हम आ सकते हैं। सो दलदन सर से मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे जो यूथ हैं लद्दाख के, रिक्रूटमेंट कम होने की वजह से बहुत सारे जो यूथ हैं उन्होंने 6 साल अपना सैक्रिफाइस किया है सर। तो क्या उनके फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या सोल्यूशन देंगे सर आप? देखिए, जैसे दुर्जे साहब ने फरमाया अभी, जो टॉप प्रायोरिटी होगा वो सिर्फ स्टूडेंट के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। हर एक पेरेंट भी डिप्रेशन भी है और स्टूडेंट भी डिप्रेशन में है। अब गवर्नमेंट क्लेम करते हैं, ब्लैक एंड वाइट में मैंने आज तक देखा नहीं यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, तो 3000 मेरे ख्याल में 3596 में कुछ उन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुआ था, जिसमें से 3100 कुछ उन्होंने कहता है कि वी हैव वो नॉन गेजेटेड थ्रू डिफरेंट एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो है, डिस्ट्रिक्ट SSR भी है, लद्दाख पुलिस बोर्ड है और SSC है। उस तो 400 कुछ वैकेंट रहता है, कहता है वो लोग यूटी सरकार। और अब गेजेटेड पर आता है तो 1200 कुछ अभी भी वैकेंट है।
वो कि जस्ट लाइक ऑफ लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन। इस चीज़ में एक चीज़ मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलना चाहता हूँ कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो भारत सरकार ने बनाया है, जो मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो बाइबल है, कुरान है, गीता है, जो 370 एब्रोगेट हुआ है। तो उसमें सेक्शन 93 में साफ सुथरे लफ्जों में 2 लाइन लिखा है कि यूपीएससी on the approval of the President of India shall serve the needs for the Ladakh UT regarding the Public Service Commission। तो आज की तारीख में पार्लियामेंट में कहीं लॉस इनेक्ट होता है, पास होता है, कंट्रोवर्शियल लॉस पास करते हैं, तो मेरे ख्याल में उस बाइबल में लिखी हुई चीज जो भारत सरकार ने लिखा है, मेरे ख्याल में वो शायद इंटेंशन ठीक हो या ना हो, अगर वो कर सकता है ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं है अगर उस सेक्शन को यूज करे तो। मेरे ख्याल में जबकि लद्दाख खित्ते में जिनके जो हाई कोर्ट है कॉमन फॉर लद्दाख यूटी एंड JNK यूटी, तो व्हाई नॉट JKPSC। तो मेरे ख्याल में इस इश्यू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसको प्रायोरिटी पे लेना दुर्जे साहब की क़यादत में मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यूथ का एक्सप्रेशन, यूथ कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और ड्रग अब्यूज़ का जो रेट है लद्दाख में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे राइज हो रहा है। मैं 1-2 बातें ऐड करना चाहूँगा, जो खासकर जो अभी गेजेटेड पोस्ट का है मसला जो फंसा हुआ है। तो अभी तक हमारा सारा एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर चल रहा है, ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। एक तो उनका जो लोगों को एंगेज किया हुआ है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ से उनसे नाजायज़ तरीके से काम लेके थोड़े से पैसे में गवर्नमेंट काम चला रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो गवर्नमेंट चाहे तो वो जल्दी हो सकता है। तो कहा था कि ये जो टेक्निकल वाला जो है वो जल्दी से यूपीएससी के थ्रू करेंगे, वो कर सकता था गवर्नमेंट, तो उसमें बहुत देरी हो रहा है। तो इसलिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल और इस तरीके से लोगों को वो करके काम चलाएं। जी सर। दुर्जे सर, फिर से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमने जो डोमिसाइल का जो कट ऑफ है वो 1989 मांगी है सर, क्या सरकार ने इस पर कोई फाइनल डिसीजन लिया है सर? अगर डोमिसाइल सिर्फ नौकरी के लिए है तो लैंड को लेके एजुकेशन और दूसरे राइट्स का क्या होगा सर? क्या लद्दाख में मल्टीपल डोमिसाइल का ऑप्शन हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो एपेक्स और KDA के पास MHA के सामने इस डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए क्या रीजंस है सर? नहीं, एक तो 1989 का जो कट ऑफ डेट हमने इसलिए चूज किया है कि 89 में हमें ST का स्टेटस मिला था। ST का स्टेटस हमारे जो कंडीशंस हैं लद्दाख में, हाँ हम मेनलैंड से कटे हुए हैं, बहुत सारी वजह है, हमारा कल्चर अलग है मेनलैंड से, सब कुछ अलग है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ST का स्टेटस दिया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 1989 का कट ऑफ डेट गवर्नमेंट से हमने मांगा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको कंसिडर करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं है नहीं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकता है, गवर्नमेंट लेजिस्लेट करके भी कर सकते हैं। और अभी जो 2019 का जो हमारा जब 370 बना था तो उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के उसमें भी काफ़ी प्रोविजन है कि उनके तहत ये चीज़ें हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के बारे में सर, अगर लद्दाख के नीड्स को, यूनिक नीड्स को देखते हुए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? दलदन सर आंसर करेंगे। जो 1989 वाला है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसको डिफरेंट पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये एब्रोगेशन ऑफ 370 वाज इलीगल करके वहाँ रिट पिटिशन फाइल किया था। एंड 2023 सुप्रीम कोर्ट ने भी 370 को एब्रोगेट करना जायज ठहरवाया, अपहेड कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 271, 272। तो
उसके बाद स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उसमें चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन 66 में साफ सूत्र लिखा है कि लद्दाख यूटी और जे.एंड.के यूटी में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर नंबर 1989 इज इंटैक्ट। तो एपेक्स और केडीए ने, मेरे दुर्जे साहब ने सही फरमाया कि इस कट ऑफ ईयर को मेरे ख्याल में कंसिडर करना भी चाहिए और मेरे ख्याल में इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब की भारत सरकार ने 1989 में हमें शेड्यूल्ड ट्राइब इसलिए ग्रांट किया क्योंकि बॉर्डर खित्ते के लोगों को बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने का, एक एम्पावर करने का उनका कोशिश रहा था। जी दुर्जे सर, मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी। जब हम सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं, लद्दाख के कल्चरल नीड्स, सोशो पॉलिटिकल नीड्स को देख के इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा सर? इन सभी चीज़ों को देख के हम कह नहीं सकते हैं कि इसमें से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ज़रूरी है, इसलिए हमने दोनों चीज़ों का डिमांड किया है। हमारा सिक्स शेड्यूल अकेले से भी हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि उसमें ज़रूर है कि उसमें लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन वो लिमिटेड है सिक्स शेड्यूल में। अगर एक स्टेट के तो बहुत सारे पावर्स होते हैं, और ख़ासकर लॉ एंड ऑर्डर में स्टेट, और लैंड भी फिर स्टेट के अंदर आ जाता है, जो स्टेट लैंड होता है किसी स्टेट में। तो स्टेट तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन उसके अंदर हमें, क्योंकि लद्दाख का 95% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है, तो सिक्स शेड्यूल भी ज़रूरी है। उसके बगैर फिर हमारा स्टेटहुड भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इन दोनों को हम अलग करके बिल्कुल कभी नहीं देखते हैं। ये बिल्कुल दोनों चीज़ें लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए। इसमें एक एडिशन का, जैसे दुर्जे साहब ने फरमाया, देखिए आज की तारीख में लद्दाख यूटी इज द लार्जेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड मोर ओवर जो स्ट्रेटेजिक एरिया है नॉर्थन साइड में पाकिस्तान और ईस्टर्न साइड में चाइना है, तो एक बॉर्डर स्ट्रेंथन का पॉलिसी रहता है। एंड एट प्रेजेंट अंडर दिस सेटअप, क्योंकि हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन है, LHDC ले एंड कारगिल, जो स्टैट्यूटरी है उसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहा है। 370 हंड्रे के बाद काफी डायल्यूट हुआ, इस इरोड हुआ कि LHDC एक्ट को, तो जितना इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको काफी डिसएम्पावरमेंट हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल करता हूँ, जैसे यूटी 2019 में मिला, तब के हमारे LHDC के चेयरमैन को राजनिवास पर 1 करोड़ के लिए धरना देना पड़ा। तभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ कि लद्दाख महसूस होने लग गया कि हम काफी डिसएम्पावरमेंट की तरफ चला गया, कि ब्यूरोक्रेट्स पावर का वर्चस्व यहाँ होने लग गया। दुर्जे साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो इस इम्पोर्टेंट अपकमिंग टॉक से पहले आप भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो हमने 2 दिन कंटिन्यूसली टॉक करने की बात की है, रिक्वेस्ट किया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लेना चाहिए। उससे हम काफ़ी टाइम सेव करेंगे। एक टॉक के लिए हमें 1 महीना या 2-3 महीना तक वेट करना पड़ता है, तो पूरा लद्दाख उसमें सफ़र हो जाता है। एक तो हमारा ये है, और टॉक्स हो तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि लोग बिल्कुल बेसब्र हो रहे हैं। और हम भी लीडरशिप भी हमारा कल मीटिंग हुआ था एपेक्स बॉडी का, और हमने केडीए के साथ भी मीटिंग किया था कि सब बिल्कुल क्या कहते हैं, सबके पास इतना ज़्यादा सब्र मुझे नहीं लगता अभी बाकी रह गया है, क्योंकि कुछ बड़ा रिजल्ट इससे निकल के नहीं आ रहा, और हमारे ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम अभी से पब्लिक के साथ मिलने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। अगर टॉक मीनिंगफुल नहीं रहता है तो फिर हमें दूसरे तरीके भी सोचने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए, और टाल मटोल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ज़्यादा उम्मीद, क्योंकि पहले हमारा गवर्नमेंट के साथ जो हमारा तजुर्बा रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार कुछ मीनिंगफुल कुछ इसका रिजल्ट निकलना चाहिए।
दिलदन सर से मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो एपेक्स और केडीए का जो हमारा डिमांड है, सो अब अपकमिंग टॉक्स होने वाले हैं 27 मई को, सो आप भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, भारत सरकार और पूरे ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं बोलता हूँ पूरे भारत वर्ष के बाशिंदा, देखिए लद्दाख को बाकी स्टेट के नजरिए से ना देखे। ये देखिए, हमने भारत सरकार भारत माता के साथ कितना निभाया है। मैं एक चीज और रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हर एक घर में एक इंडियन आर्मी है, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में, और आप पूरा हिस्ट्री मतलब खोल के देखिए कि हमारे पास हर एक घर में एक सर्टिफिकेट है। मैं फिर दोहराऊंगा कि लद्दाख स्काउट रेजिमेंट इज द हाईएस्ट डेकोरेटेड विद इन द इंडियन आर्मी। सन 48 हो या 62 हो या 71 हो या 99 के वार हो या गलवान में जो हादसे हुए हैं, उसमें जितने भी डेकोरेशन है, हमारे लद्दाख स्काउट के पास महावीर चक्र है, वीर चक्र है, सेना मेडल है, बार महावीर चक्र भी है, मेंशन डिस्पैच है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बैनर भी है। तो ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट है कि हमने आज तक इस खित्ते को, जो बॉर्डरिंग टू द चाइना एंड बॉर्डरिंग टू द पाकिस्तान, एग्रेशन ऑफ चाइना एंड एग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, किस तरीके से हमने निभाया भारत माता के साथ। प्रोवाइडेड दैट आजकल मोदी सरकार ये कहते हैं कि हम आप बलूचिस्तान या पीओके को भी आजाद कर देंगे, और पीओके को तो लद्दाख के मैप में भी इंगल्फ किया हुआ है उन्होंने। तो सन 71 में हमने पाकिस्तान में घुस के तुर्तुक जैसे एरिया को आज़ादी दिया हुआ है, हमने घुसा। उस टाइम तो आज की तरह कोई ड्रोन नहीं था, कोई वो मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं था, तो कम से कम नॉर्मल हथियार में 303 में हमने जाके वहाँ को लैबरेट किया है। तो हमने निभाया है। अब वक्त है, मैं भारत सरकार से स्पेशली मोदी सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लद्दाख को एक आप हमारे हिस्ट्री देखिए और उसके हिसाब से आप एक जजमेंट दीजिए इन फेवर ऑफ लद्दाख, और लद्दाख के बॉर्डर खित्ते के पूरे आवाम को आप एम्पावर कीजिए। अब ये हमारे हमेशा गारंटी रहा है कि चाइना और पाकिस्तान लद्दाख के खित्ते में एक, मेरे ख्याल में एक जो वो डायलॉग बोलते हैं कि 1 इंच भी नहीं घुस सकते, तो हम भी 1 इंच घुसने नहीं देंगे। जी दिलदन सर, दुर्जे सर से मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोगों में बहुत सारे एप्रीहेंशन है, क्योंकि पहले जितने मीटिंग्स हुए हैं उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं निकले हैं सर, तो क्या इसका असर ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट पर पड़ता है? अगर नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाला है सर? बिल्कुल पड़ता है, और हमने शुरू से ही जब भी मीटिंग हुआ हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जब जैसे टॉक्स एंड होता था हमने ये कहा था कि जो भी बात हुआ है उसका मिनट निकलना चाहिए, लेकिन हर बार गवर्नमेंट एश्योरेंस देता है कि इस बार निकलेगा, लेकिन कभी निकला नहीं। और मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि अगर 27 तारीख को हम टॉक्स के लिए जाते हैं, अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो हमने अभी तो कहा नहीं गवर्नमेंट को। तो अगर जाएंगे तो हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि लोगों को भी पता चले कि बात वाकई वहाँ हुआ क्या था। तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये कभी बिल्कुल उस बात अपने वादे पर कायम नहीं रहता है। जी सर, तो क्या आपको लगता है कि लद्दाख की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है? देश के स्ट्रेटेजिक एरिया को गार्ड करने में लद्दाख का योगदान बहुत है सर, बट सरकार इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? मुझे ये लगता है कि वो लोग शायद गवर्नमेंट ये सोचता है कि ये बहुत छोटा सा एक पॉपुलेशन है, ये लोग क्या करेंगे। हम लोग कर कुछ नहीं सकते हैं, हम कोई धमकी भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज होता है जब लोगों का माइंड चेंज होता है तो आप टैंक भी लाएं, आप हवाई जहाज भी लाएं, कुछ भी करें, लोगों का माइंड जब चेंज होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरे एज के लोगों का माइंड चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अभी जो लद्दाख में हालात है उसको देख के मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसका सही तरह से लद्दाख का जो मसला है इसको हल नहीं करते हैं तो लोग एलिनेट हो जाएंगे और फिर लोग दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेंगे। तो उस हद तक पहुंचने नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजिक एरिया है,
हमारे भारत के इंटरेस्ट में है कि यहाँ पर जो लद्दाख में लोग रहते हैं वो खुश रहे। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह के ही सारी चीज़ें हम मांग रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को मानना चाहिए। अगर नहीं मानता है तो लद्दाखियों का भी नुकसान, अगर हम लोग एलिनेट हो जाते हो तो हमें भी नुकसान होगा और कंट्री को भी नुकसान होगा। दिलदन सर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे सर? इस पूरे एपेक्स और केडीए के मुद्दे पर है ना, तो हम इस चीज को क्या मांग रहे हैं, हम एक लेजिस्लेटिव पावर इन द हैंड ऑफ लद्दाखीज मांग रहे हैं। तो कोई आज़ादी तो हम ना मांग ही नहीं रहा है। अब देखिए लद्दाखियों का नेचर ऐसा है, जिस तरीके से तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, हमने भारत माता के साथ निभाया। तो मेरा भारत सरकार का फर्ज बनता है कि आप हमें वो रिवार्ड दे दे, इनाम वापस दे दे। तो कहते हैं, और ये सब प्रोटेक्शन के पीछे और एक क्लाइमेट का भी एक फैक्टर है। तो हमारा 6 महीना सीजन है, कहते हैं कि धरती के नीचे पाताल लोक है, तो हम तो सर्दी बस अक्टूबर के बाद तो बड़े बड़े मशीन भी इस धरती को खोदना मुश्किल हो जाता है, एक टॉयलेट बनाना मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। तो हमारे पास सीजन है 6 महीना। कुदरत ने हमें 6 महीना दिया हुआ है कमाने के लिए, खाने के लिए। तो 6 महीने में जितना भी हमारा बिजनेस चले तो उसी में हम गुजारा करते हैं। और 6 महीने इस हार्श कंडीशन में हम अपने बॉर्डर खिते का प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो सरकार का एक फर्ज बनता है कि एक यूनिक आइडेंटिटी और एक नेशनलिस्ट लद्दाख को अभी एक सेफ गार्ड से नवाजना उनका फर्ज बनता है। दुर्जे साहब से फिर से ये मैं पूछना चाहूँगी, क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है हिल काउंसिल का पावर कम हुआ है सर, और उनका जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं या क्या है सर? क्या आपको लगता है कि LAHDC के जो एक्ट है 1997 का इरोजन हो रहा है, या सीधे तौर पर लद्दाख के लोगों पर, उस लद्दाख के लोगों के एम्पावरमेंट पे इफेक्ट करता है सर? ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं 5 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा हूँ। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल नील इंटरफेरेंस होता था। लेकिन जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आने की वजह से, क्योंकि सारा जो पहले JNK के सेक्रेटरीट में होता है वो हमारे लेह में पहुंच गया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को, वही एम्प्लॉयज़ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली है काउंसिल के एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो सारा चीज़, तो मेरे ख्याल में ट्रांसफ़र वगैरह या प्रमोशन सारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो इसलिए उनका रुझान उस साइड में ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है, ख़ासकर लैंड अलॉटमेंट के बारे में। LHDC कुछ ज़्यादा ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमने सुना है कि जो लैंड अलॉटमेंट वगैरह किए हैं वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑर्डर तो DC ने करना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका इरोजन हुआ है LHDC एक्ट का। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि कभी कभी हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि हमें स्टेटहुड के बदले में इसी काउंसिल को स्ट्रेंथन करके, इसी को किसी तरीके का लेजिस्लेटिव पावर देके हमें खुश करने की कोशिश शायद कर भी सकता है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये तो कोई भी नहीं मानेगा लद्दाख में आज के डेट में। तो ऐसी चीज़ अगर गवर्नमेंट के ध्यान में है तो वो उनके दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमने वैसे भी टॉक्स में भी ये चीज़ें हमने उनसे कहा है। तो इसलिए इरोजन तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो पहले जिस तरीके से काम कर सकते थे उस तरह से अभी काम नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। दिलदन सर, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, एब्रोगेशन ऑफ 370 2019 के बाद
जो LHDC का एक्ट है 1997, बिफोर दैट हमारे पास 370 के कैप के अंदर और 35A था, काफी प्रोटेक्शन था। उसके ऊपर हमारा एक ऑटोनोमस बॉडी भी था, हिल काउंसिल। उस टाइम में हमारा ब्यूरोक्रेट का हो या CEO करो या DC साहब हुआ करते थे। सो एक प्रोटेक्शन तो 35A और 370 भी था, उसके नीचे एक हिल काउंसिल भी था, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, जैसे दुर्जी साहब ने फरमाया। अब यूटी बनने के बाद यहाँ पर DC के ऊपर डायरेक्टर्स आ गए, कमिश्नर सेक्रेटरी आ गए, LG साहब आ गए, तो काफी हद तक, हालांकि LHDC एक्ट 1997 में कुछ पावर एंजॉय करता है LHDC की रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ लैंड। कहीं इंस्टेंसेस ऐसे हुआ कि हिल काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मीटिंग में पास होने के बावजूद लोगों को जमीनी का अलॉटमेंट नहीं दिया जा रहा है। और प्रोवाइडेड दैट, मैंने पहले भी फरमाया, तो यहाँ तो अब ब्यूरोक्रेट्स का ये कोई कसूर नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स का रूल, जहाँ अभी लद्दाख में फुल फ्लैश पर ब्यूरोक्रेट्स रूल चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स वही करता है जो सरकार बोलते हैं। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है LHDC एक्ट, तो उस चीज में पावर कई हद तक इरोडेड हुआ है। अब दुर्जे साहब खुद फॉर्मर CC रह चुके हैं, उनके दौरान में डिस्ट्रिक्ट SSRB का रिक्रूटमेंट इन्हीं के पावर में पूरा एडवर्टाइज करते थे, निकालते थे, व्हेन वी वर पार्ट ऑफ SWAL ऑफ JNK। तो आज की तारीख में जैसे डिस्ट्रिक्ट SSRB जैसे उस चीजों में भी ब्यूरोक्रेट्स का दाखिल होना काफी हद तक बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली एब्रोगेशन ऑफ 370 2019 होने के एक साल में ही सफोकेट होना शुरू कर दिया, तो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एपेक्स एंड KDA फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दैट। आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।